नमस्कार दोस्तों, अवतार आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में पुर्तगालियों के भारत आगमन पर। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपसे पहले एक यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन पर आउटलाइन तैयार किया था और हमने बताया था आपको कि किस प्रकार से प्राचीन काल से भारतीय व्यापार निर्बाध रूप से यूरोप से संलग्न था। अर्थात भारत से बना बनाया माल यूरोप में किस रास्ते से भेजा जाता था और फिर हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो हमारे व्यापारियों को सपोर्ट करते थे। इन राज्यों में कुस्तुनतुनिया यानी बिजेंटियन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण रोल था। बिजेंटियन साम्राज्य भारतीय व्यापार को प्राचीन काल से ही यानी लंबे समय से सपोर्ट करता आ रहा था, लेकिन कुछ परिस्थितियां वहां पर इस प्रकार से क्रिएट हुई कि बिजेंटियन साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और उस क्षेत्र की अन्य शक्तियां, जो अन्य साम्राज्यीय शक्तियां थी, वो डिसबैलेंस हुई और तुर्कियों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। और तुर्कियों का जो एक भावनात्मक लगाव था वो अरब व्यापारियों के साथ था। तुर्की चाहते थे कि भारत से जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार में यूरोप और भारत के बीच अरब व्यापारी मध्यस्थता का कार्य करें। इसलिए उन्होंने भारतीय व्यापारियों को अपने क्षेत्र से यानी इस रूट से निकलने पर रोक लगा दी। उन्होंने शर्त रखी कि आप अपना प्रोडक्ट यूरोपीय व्यापारियों को दें और अरब व्यापारियों को दें और यूरोप के लिए अरब व्यापारी ये माल लेकर जाएंगे। तो इसका जो पूरा का पूरा लाभ था, ये लाभ अरब व्यापारी को मिलना था। भारतीय व्यापार इस शर्त से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने अपना व्यापार रिप्लेस करना शुरू कर दिया। लेकिन भारत का व्यापार रिप्लेस होने से यूरोप की तो पूरी ही निर्भरता इंडियन ट्रेड पर थी। इसलिए यूरोप में भारतीय वस्तुओं का बहुत तेजी से मांग बढ़ा और सप्लाई बंद हो गई। तो वहां पे कीमतें बहुत ऊपर हो गई। यूरोप के कुछ साहसी नाविकों ने, यूरोप के कुछ महत्वाकांक्षी राजकुमार और राजाओं ने इन नाविकों को प्रोत्साहित किया कि आप समुद्री मार्ग से भारत की खोज में जाएं। समुद्री मार्ग से भारत की खोज के संदर्भ में सबसे पहले बार्थोलोमेओ डियाज 1487 के आसपास समुद्री मार्ग से भारत की खोज के लिए निकला और वह अफ्रीका के दक्षिण हिस्से यानी केप ऑफ गुड होप पहुंचा। केप ऑफ गुड होप की खोज करके और वह यूरोप वापस चला गया और उसने बताया कि भारत की खोज कर ली गई है, लेकिन बाद में पता लगा कि यह तो भारत नहीं था। तब उसी रास्ते से एक अन्य पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया और वह अटलांटिक महासागर होता हुआ और हिंद महासागर को पार कर अरब सागर से कोची पहुंचा था। इस पे हम चर्चा कर चुके थे पहले। अब बात करते हैं कि ये जो गतिविधियां या घटनाएं घट रही थी, इन घटनाओं में ट्रेड के साथ, जो यूरोप हमसे ट्रेड करना चाहता था, ट्रेड के साथ उनके राजनीतिक हित किस प्रकार से उभर के सामने आने लगे, इस बारे में अपन चर्चा करते हैं। 1498 में वास्को डी गामा आया, कालीकट पहुंचा। वास्को डी गामा एक गुजराती व्यापारी था
अब्दुल मुनीद नायक या अब्दुल मुनीद गुजराती। कालीकट जब पहुंचा तो वहाँ का शासक उस समय जमोरिन था। जमोरिन ने उसका स्वागत किया और वास्को डी गामा अपना एक मसालों का जहाज भर के और यूरोप चला गया, जो 60 गुना कीमत पे बिका। ये सभी लोग जानते हैं। 1500 ईस्वी में कैब्रल आया। कैब्रल जब भारत आया तब तक अरब व्यापारियों को इस बात की जानकारी हो गई थी कि यूरोप वालों को समुद्री मार्ग से हिंदुस्तान की रूट का पता लग गया है। अरब व्यापारियों ने कैब्रल के मार्ग को रोकने की कोशिश की। कैब्रल जब किसी तरह से स्ट्रगल करके और जब भारत के पश्चिमी तट यानी केरल तट पर पहुंचा, तब उसने यहाँ से जब प्रोडक्ट खरीदा तो यहाँ की राजनीति में उसने देखा कि यहाँ पे जो केरल के आसपास के राज्य हैं, इन राजाओं में आपसी विवाद है। तब उसने दो चीजों पर विचार किया। एक विचार तो उसे करना था कि समुद्री मार्ग में जो हमें अवरोध पैदा हो रहा है अरब लुटेरों का, एक तो हमें उससे निपटना है। दूसरा उसे यह सोचना था कि ये जो भारतीय व्यापारी भारतीय राज्य आपस में लड़ते रहते हैं, इनके आपसी विवाद का हमें फायदा उठाना है अपने ट्रेड के लिए। अगर हम इनके आपसी विवाद का फायदा उठाते हैं तो निर्बाध रूप से हमारे ट्रेड चलता रहेगा और भारतीय राज्यों पर हमारा प्रभाव रहेगा, और जिन जिन राज्यों पर हमारा प्रभाव रहेगा वहां से हमें आसानी से प्रोडक्ट मिल सकता है और कम टैक्स देके भी मिल सकता है, क्योंकि हमें हितैषी बनना पड़ेगा किसी न किसी ऐसी शक्ति का जो भारत में शक्ति महत्वपूर्ण है या जो उभरती हुई शक्ति दिखाई दे रही है, तो वो हमारे प्रति आस्था रखेगी और हमें दिखाना पड़ेगा कि हम उनके प्रति आस्था रखते हैं और समय पे हम उन्हें सुरक्षा भी दे सकते हैं या हम उनकी आपसी विवाद में स्ट्रगल करवा सकते हैं। इस प्रकार की जब भावनाएं उनके दिमाग में लगा दी जाएं या जोड़ दी जाएं, तब हमें इसका लाभ उठाना बहुत आसान हो जाएगा। और यही सोच कैब्रल की आगे चल के पुर्तगाली जो ट्रेड कंपनी है एस्तादो द इंडिया, वो उसकी एक पॉलिसी बन गई। 1502 में वास्को डी गामा पुनः आया और 2 जहाजी बेड़ भर कर ले गया। 1503 में अल्बुकर्क आया। जब अल्बुकर्क आया भारत के संदर्भ में, तब कुछ अधिक समय तक वो रुका और कोचीन को उसने कार्यालय बनाया। यहां पर जो पहला लक्ष्य था पुर्तगालियों का, वह पूर्व की ओर मसाला व्यापार पर एकाधिकार करने का था। वह चाहते थे कि पूर्व से जो मसाले का व्यापार होता है उस पर हमारा पेटेंट होना चाहिए, यानी अन्य जो शक्तियां यहाँ पे आती हैं यूरोप की, उन अन्य शक्तियों से भी हम टैक्स वसूल करें। हम ऐसी भारत में राजनीतिक व्यवस्थाएं ट्रेड के अंतर्गत स्थापित करें जिस पर हमारा प्रभाव अधिक हो अन्य यूरोपीय ट्रेडर्सों के कंपैरिजन में। अकेले भारत से उसका लक्ष्य नहीं था। दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, भारत और अफ्रीका के कुछ पश्चिमी तट पर ऐसे देश थे जिन देशों से वो मसाला या अन्य प्रोडक्ट ले जाना चाहते थे, जिनमें भारत का सबसे ज्यादा रोल रहा। इसीलिए यहां पर देखा गया कि आने वाले समय में एक बड़ी राजनीतिक परिवर्तन देखे गए ट्रेड के अधीन या ट्रेड के साथ। 1505 में डी अल्मीडा आया, वह पुर्तगाली पहला गवर्नर बना, क्योंकि इस समय तक आते आते पुर्तगाली कंपनी ने एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को स्टैब्लिश किया और उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए, आई मीन से गवर्नर नियुक्त कर दिया जाए जो यहाँ के संपूर्ण ट्रेड को संभालता है। यह हेड रहेगा, बाकी पूरी कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको मार्गदर्शन देगा और उन्हें निर्देशित करेगा। इस प्रकार से जो है ना डी अल्मीडा पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बना और अल्मीडा ने अजानीवा कीवा बेसिन और कोचीन में अपनी फैक्ट्रियां लगाई।
अल्मीरा के ही समय मिस्र और टर्की और महमूद बेगड़ा, जो गुजरात का एक शासक था, महमूद बेगड़ा ने एक संयुक्त संगठन तैयार किया था पुर्तगालियों के विरुद्ध, और यहाँ पर पुर्तगाली और इन तीनों शक्तियों का संघर्ष हो गया, जिसमें ये तीनों शक्तियां पराजित हो गईं। और हालांकि इस युद्ध में डी अल्मीडा का पुत्र मारा गया था। इसी समय और मुझ पर अधिकार कर लिया गया। महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक था, और बेगड़ा मतलब गुजराती भाषा में गड़ा मतलब गढ़ी से है, और बे मतलब दो, यानी दो गढ़ियों को इसने जीता था, इसलिए इसका नाम बेगड़ा पड़ गया था। यहां पर हम देखते हैं कि 1509 तक ये व्यवस्थाएं चलती रही, लेकिन 1509-10 में जो है ना अल्बुकर्क गवर्नर बना। अल्बुकर्क जब गवर्नर बना तो इसने क्षेत्रीय राज्यों के साथ अपने डिप्लोमेसी यानी डिप्लोमेट संबंध स्थापित किए, यानी राजनीतिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की। और इसने यह देखा कि इन क्षेत्रीय राज्यों में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा है। तो देखो बच्चों, ये 1510 का समय जो है ना, ये 1510 का समय विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय का समय, और कृष्णदेव राय का समय विजयनगर के लिए स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। एक अच्छा राज्य, जो मजबूत राज्य है। तब इस पुर्तगाली गवर्नर ने विजयनगर के साथ यानी कि के डी राय के साथ संबंध स्थापित किए, और उसने विजयनगर को विश्वास दिलाया कि आप पुर्तगालियों का सहयोग ले सकते हैं अगर आप हमको अपने राज्य में या कुछ क्षेत्रीय शक्तियों को बैलेंस कर हमें वहां पर व्यापार करने का सहयोग करते हैं। विजयनगर ने एक शर्त रखी थी कि अगर तुम बीजापुर से गोवा छीन के अगर तुम विजयनगर को सौंप देते हो तो वो आपको अपने यहाँ निर्बाध रूप से व्यापार करने की अनुमति दे देगा। ये बहुत अच्छा अवसर था अल्बुकर्क के लिए। अल्बुकर्क ने यह ऐसा ही किया और बीजापुर से गोलकुंडा छीन लिया और विजयनगर को सौंप दिया। विजयनगर ने परमिटेड कर दिया और इसी कारण से विजयनगर के और पुर्तगालियों के रिश्ते अच्छे बन गए और एक तरह से उसे क्षेत्रीय राजनीति में उतरने का अवसर मिल गया पुर्तगालियों को। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्षेत्रीय राज्यों में जैसे ही इसने प्रवेश किया तो विजयनगर ने, हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि अपनी सेना का इनके सहयोग से एक आधुनिकीकरण किया था। पुर्तगाली कुछ इंजीनियरों की सहायता ली थी, नहरों का निर्माण कराया था, बांध के भी निर्माण कराए गए थे। मतलब जहाँ जहाँ इनका हो सकता था सहयोग वहाँ पे उन्होंने सहयोग लेने की कोशिश की थी, जिससे कि उनके राजनीतिक रिश्ते बहुत अच्छे बने रहे। यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है कि अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया था कि वो भारतीय स्त्रियों से विवाह करें। संभवतः वह चाहता हो कि अगर पुर्तगाली पुरुष भारतीय स्त्रियों से विवाह करेंगे तो उनके जो सांस्कृतिक विभेद हैं, ये सांस्कृतिक विभेद खत्म होंगे तो भारतीय लोगों को, भारतीय व्यापारियों को उन पर विश्वास हो जाएगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुर्तगाली जो थे वो पुर्तगाली भारत में बहुत सारी चीजों को स्पष्ट किए थे। हम लोग फिरंगी कहते हैं अंग्रेजों को, वास्तव में अंग्रेजों को फिरंगी नहीं कहा गया था, वास्तव में पुर्तगालियों को प्रारंभ में फिरंगी कहा गया था। फिरंगी का मतलब होता है दूसरे रंग के लोग। भाई ये लोग गोरे होते थे, हम लोग कैसे होते हैं ये तो हम लोग जानते ही हैं। काले नहीं होते हम लोग, हम ये नहीं कह रहे काले होते हैं, नस्लीय टिप्पणी नहीं, लेकिन हम लोग होते हैं इनके कंपैरिजन में, इनके क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, इनके भौगोलिक प्रभाव के कारण, इनके क्लाइमेट के प्रभाव के कारण इनका रंग जो है ना ज़्यादा पूरा होता है। तो वो भेद को खत्म करना चाहता था शायद, इसलिए उसने ऐसा कहा और प्रोत्साहित किया था लोगों को। इसके बाद जो है ना क्रमिक रूप से गवर्नर वहाँ पे स्थापित होते रहे, लेकिन उस समय कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। 1529 से 38 के बीच नीनो डी कुन्हा गवर्नर बनकर आया तो अफ्रीकी तट पे जो मोम्बासा क्षेत्र था वहाँ पे पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और भारत के संदर्भ में हम देखते हैं तो भारत के संदर्भ में सेंट टोमे और हुगली में भी पुर्तगालियों बस्तियां बना दी गई थी। देखो पुर्तगालियों का जो विस्तार हो रहा है, एक चीज ध्यान देना है अपन को कि ये लोग चाहे पुर्तगाली हो, डच हो, डेन हो, फ्रांस हो, फ्रेंच हो या ब्रिटिश हो, ये लोग सबसे पहले तटीय क्षेत्रों को ज्यादा देखते थे।
तटीय क्षेत्रों को ज़्यादा देखते थे, इसलिए देखते थे क्योंकि इनका ट्रेड का जहाजी मतलब जल मार्ग से इनका ट्रेड होना था, और ट्रेड का जो इनका रिश्ता रहा था वो तटों से ही हो सकता है। ये हिंदुस्तान के बहुत अंदर तक नहीं घुसना चाहते थे, व्यापार के लिए तो बहुत अंदर तक घुसना चाहते थे, लेकिन जो अपनी बस्तियां बनाना चाहते थे, जो अपनी फैक्ट्रियां बनाना चाहते थे, ये फैक्ट्रियां और बस्तियां अपनी जो है ना यहीं पे बनाना चाहते। आगे भी इन्होंने इस नीति को जारी रखा। देखो इनकी आपसी प्रतिस्पर्धा चलती रही। जब ब्रिटिश आएंगे, फ्रेंच पुर्तगाली डेन आपस में टकराहट रहेगी, ट्रेड में टकराहट रहेगी, लेकिन जब बस्तियां बनाने की बात होगी तो जहां जिस तट या जिस क्षेत्र में इन लोगों की बस्तियां होती थी उसी के बगल में दूसरी शक्ति की बस्तियां होती थी, क्योंकि जहां एक और इनकी आपसी प्रतिस्पर्धा थी ट्रेड की, वहीं कहीं ना कहीं एक आंतरिक इनके अंदर भय भी था। उन्हें ऐसे लग रहा था कि हम लोग सब यूरोपीय हैं और हम लोग सब फिरंगी हैं, कहीं कोई यूरोपीय शक्ति भारत के संदर्भ में कोई ऐसा काम न कर दे कि भारत के धर्म या इस प्रकार का कोई आघात पहुंचा दे जिससे इनमें उन्माद की भावना पैदा हो जाए, और ये उन्माद की भावना में हमें खदेड़ दें, मारे पीटे या भगा दें, जिससे हम लोगों को बगल बगल में बस्तियां बनाना है कि हम एक दूसरे का सहयोग कर सकें और कम से कम हमारा हानि हो, इनकेस अगर ऐसी कोई घटना घटती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन जिन तटीय क्षेत्रों पे एक यूरोपीय शक्ति या एक यूरोपीय ट्रेडर्स की बस्तियां थी, उन्हीं के पास पास में दूसरे यूरोपीय ट्रेडर्स की भी बस्तियां बनने लगी थी। इस चीज पे भी हमें ध्यान देना है, इनकी भय की भावना पे भी हमें ध्यान देना है, इनकी प्रोटेक्शन की भावना पे भी हमें ध्यान देना है। यहाँ पे हम देखते हैं नीनो डी कुनाह ने जब मोम्बासा यानी अफ्रीकी तट पर अधिकार कर लिया, इसके बाद पुर्तगाली बस्तियां भारत के बहुत काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैलने लगी थी। भारत के एक काफ़ी बड़े तटीय क्षेत्र से इनका ट्रेड होने लगा था। इसके बाद इनकी टकरार होती है गुजरात के शासक बहादुर शाह से। देखो गुजरात का शासक बहादुर शाह पुर्तगालियों को नियंत्रित करना चाहता था किसी भी कीमत पे, लेकिन गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ एक समस्या और खड़ी थी कि दिल्ली की सत्ता पे मुगलों में हुमायूं बैठ गया था, और हुमायूं बाबर के जीते हुए क्षेत्रों को तो वापस चाहता ही था। इसके साथ ही हुमायूं अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, यानी मुगलों के साम्राज्य को विस्तार देना चाहता था। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ तक आते आते जो है वो मुगलों की और गुजरात की सीमा टकराना थी। तो एक तो भय बहादुर शाह को हुमायूं से था, वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, हुमायूं की शक्ति को सीमित करना चाहता था, और हुमायूं बहादुर शाह की शक्ति को सीमित करना चाहता था। इसी घटना से रानी कर्णावती की कहानी जुड़ी हुई है। रानी कर्णावती ने जब चित्तौड़गढ़ पे बहादुर शाह ने जब वो अधिकार कर लिया था तो उसने हुमायूं को राखी भेजी थी। जहां तक देखा जाए राखी का कोई ऐसा मैटर नहीं था कि हुमायूं जो है कर्णावती राखी भेजे और इसके बाद हुमायूं उसकी सहायता करने चला जाए। वास्तव में राखी के साथ साथ इसका एक राजनीतिक रिश्ता था, क्योंकि हुमायूं इस बात को जानता था कि अगर चित्तौड़ तक अगर पकड़ मजबूत हो गई बहादुर शाह की तो हुमायूं के राज्य को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए रानी कर्णावती के क्षेत्र को वापस दिलाना बहुत जरूरी था। यहां पर हम देखते हैं कि बहादुर शाह से जब पुर्तगालियों की टकराहट हुई तो बहादुर शाह ने टर्की के शाह या टर्की के सुल्तान से एक अनुरोध किया था। सुलेमान रईस के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा टर्की से भेजा गया था, जिसमें रूमी खां एक तोपची जो उस समय का बहुत प्रसिद्ध तोपची था वो भारत आया था। यहाँ पर देखा गया कि पुर्तगाली और बहादुर शाह के बीच जो संघर्ष हुआ और जिसमें सुलेमान रईस सहायता कर रहा था बहादुर शाह की, इस संघर्ष में पुर्तगालियों की विजय हुई। बहादुर शाह पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहादुर शाह पे दोहरा राजनीतिक दबाव था। एक तो हुमायूं का था, हुमायूं दिल्ली की सत्ता पर काबिज था और वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और यहां देखा गया कि बहादुर शाह जो आता है वो सल्तनत परंपरा से है। भारत की राजनीतिक नजरिए को अगर देखते हैं या राजनीतिक स्थिति को देखते हैं तो यहाँ पे
सल्तनत कालीन अफगानों की सत्ता स्थापित है और इस सत्ता को रिप्लेस किया है मुगलों ने। अफगान इस सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते हैं, मुगल अपनी सत्ता का विस्तार करना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। इन दोनों की टकराहट में मुगल चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में इन लोगों को रिप्लेस किया जाए। बाबर को आपने देखा होगा, बाबर ने एक बहुत बड़े भूभाग को जीत लिया था, जैसे खानवा के युद्ध को बैलेंस किया था और चंदेरी का युद्ध और फिर इसके बाद चौसा का युद्ध, मतलब बंगाल तक पहुंच गया था वो। इस पूरी बेल्ट को जीत लिया था और ये जो सत्ता दिल्ली से थी, ये जो उसने रिप्लेस की थी, ये अफगानों की सत्ता को रिप्लेस की थी। यही डर सता रहा था बहादुर शाह को, इसलिए हुमायूं को भी बैलेंस करना चाहता था, पुर्तगालियों को भी बैलेंस करना चाहता था। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में हुमायूं की और बहादुर शाह की टकराहट हो गई। हुमायूं और बहादुर शाह की जो टकराहट हुई, उस टकराहट में मैंने आपको बताया था कि यहां पर दो चीजें देखी गई। इस टकराहट में बहादुर शाह रिप्लेस हो गया, लेकिन इसी समय पुर्तगालियों का भी प्रभाव दिखाई दे रहा था बहादुर शाह के लिए। तो बहादुर शाह ने क्या किया, पुर्तगालियों को बेसिन का क्षेत्र देकर न्यूट्रल कर दिया था, जिससे पुर्तगालियों ने इंटरफियर करना बंद कर दिया। और अभी हुमायूं और बहादुर शाह की मध्य टकराहट रही, और जब बहादुर शाह हुमायूं से पराजित हो गया और इसके बाद हुमायूं वापस दिल्ली आए, तो एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और जो हुमायूं का कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन था उसके कारण सत्ता परिवर्तन हो गया और एक बार फिर से बहादुर शाह के हाथों में गुजरात और अन्य क्षेत्र पहुंच गए थे। यहाँ पर देखा गया कि जब बहादुर शाह फिर से अपने क्षेत्र में मजबूत हो गया तो पुर्तगालियों के साथ एक बार फिर टकराहट हो गई। ये जो रूमी खां आया था, आगे चल के हुमायूं का तोपची बनता है, ये यहीं रह जाता है। अगर बात करते हैं दूसरे टकराहट की, तो इसमें फिर से एक बार बहादुर शाह ने तुर्की के सुल्तान से सुलेमान पाशा के नेतृत्व में जहाजी बेड़ा मंगाया था सहायता के लिए, और ये संघर्ष भी पक्ष में रहा पुर्तगालियों की। नीनो डी कुन्हा के समय जो है ना, उसके जो समुद्री व्यापार था या जो समुद्री वर्चस्व था, वो समुद्री वर्चस्व एक पूरी तरह से स्थापित हो गया था। और 1530 में इसी के समय गोवा को पुर्तगालियों ने अपना मुख्यालय बनाया था। पुर्तगालियों के संबंध में माना जाता है कि जब मुगल बादशाह दिल्ली में जहांगीर थे, तब पुर्तगालियों ने जो है ना भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत की थी। हालांकि आगे चल के जहांगीर ने इस खेती पर पाबंदी भी लगाई थी, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि सवाल उठता है कि क्या तंबाकू ये लोग लेके आए थे? क्या इससे पहले हमारे यहाँ तंबाकू नहीं होती थी? क्या तंबाकू से हम लोग परिचित नहीं थे? ऐसा नहीं था। एक्चुअली हमारे यहाँ जो तंबाकू थी वो ऐसी सामान्य रूप से बरसात के दिनों में उगाती थी। इसे हमने व्यावसायिक तरीके से कभी नहीं अपनाया। पुर्तगालियों ने इसे व्यावसायिक तरीके से अपनाया, इसलिए कहते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती की। पहले तंबाकू ऐसी उगाती थी, लोग उसे काट लेते थे, काट के सुखा के इकट्ठा कर लेते थे, बोरों में भर के रख लेते थे, और इसके बाद जो है ना वो धीरे धीरे अपने साल भर उसको पीते रहते थे। बीड़ी फीड़ी में या जिसमें भी इस्तेमाल करते थे वो अपने इस्तेमाल करते रहते थे। अगले साल फिर से जो तंबाकू के पौधे बनते थे बरसात के दिनों में, फिर इसके बाद वैसा करते रहते थे। हम लोग परिचित तो प्राचीन काल से ही थे, लेकिन जो व्यावसायिक तरीके से इन्होंने खेती की थी उसका श्रेय इनको दिया जाता है। जो प्रेस थी, पहली प्रेस 1556 में गोवा में स्थापित की थी, ये भी पुर्तगाली ही थी। एक्चुअली क्या था कि गोवा में जो पादरी वर्ग हुआ करता था, ये पादरी वर्ग ने गोवा में पहली बार प्रेस की स्थापना की थी 1556 में। इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि इस प्रेस के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किए जाए या प्रशासकीय कोई काम किए जाए, प्रशासन में इसका इस्तेमाल किया जाए प्रेस में, बल्कि इनका जो मुख्य उद्देश्य था पादरियों का, वो धर्म प्रचार के लिए पुस्तकों को छापना था। बाइबल जैसी पुस्तकों को छापकर प्रेम का या अपने धर्म का जो है ना प्रचार प्रसार करते थे। और ये प्रेस जो है ना एक प्राचीन परंपरा से एक मतलब एक बोलते ना एक इनिशिएंट अवस्था वाली प्रेस थी। आजकल की तरह आधुनिक प्रेस की कल्पना नहीं करना है। मैंने कहा था इतिहास को, चाहे आधुनिक इतिहास हो चाहे मिडिवल इंडिया
इंडिया हो चाहे एंशिएंट इंडिया हो, इतिहास को पढ़ने से पहले हमें इतिहास के उस युग में पहुंचना पड़ेगा। अगर हम उस युग में पहुंच जाते हैं तो फिर हम वास्तविक रूप से इतिहास को समझने लगते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा, और उस समय जो हुआ होगा वो किन परिस्थितियों में हुआ होगा, और जो परिस्थितियां रही होंगी तो लोगों ने इसे कैसे हैंडल किया होगा, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तभी तो हम कुछ ऐसे एस्पेक्ट लेते हैं, कुछ ऐसे बिंदु लेते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ों को उनके लेते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन या किसी अन्य सभ्यता की, जो उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए तो पुरातात्विक साक्ष्य, उन साक्ष्यों के आधार पर ही तो हम इतिहास को लिखने की कोशिश करते हैं, या उन साहित्यों के आधार पर ही तो हम इतिहास को लिखने की कोशिश करते हैं जो साहित्य उस समकालीन व्यवस्थाओं में लिखे गए थे। इनको जोड़ के एक अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं कि क्या हुआ होगा, इसका इस्तेमाल क्या होगा, ये परिस्थितियां क्या रही। हम सारा का सारा उसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे जो ग्रंथ हैं वो धर्मशास्त्र से जुड़े हुए थे। धार्मिक बिंदुओं को हटाकर उन ऐतिहासिक तत्वों को उठाने की कोशिश करते हैं और फिर साहित्यिक साक्ष्यों से मैच करा के और एक नया नजरिया देते हैं, उसी को तो हम इतिहास कहते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो इन्होंने समुद्री साम्राज्य को स्थापित किया, तो इस समुद्री साम्राज्य को बहुत बाद तक चलता रहा, बहुत बाद में अन्य पुर्तगाली शक्तियों ने इसे तोड़ा था। ब्रिटिश जब आती है, ब्रिटिश सत्ता जब आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपने पांव पसारती है हिंदुस्तान में, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी वर्चस्व कायम कर लेती है, और जब ये कंपनी जब ट्रेड के साथ साथ राजनीतिक विकल्पों को तलाशने लगती है, और जब ये सोचने लगती है कि अब इसे मुझे हिंदुस्तान को कॉलोनाइज करना है, जब इसके ये विचार आ जाते हैं, तब पुर्तगाली शक्ति टूट जाती है। हालांकि ये देखा गया है कि पुर्तगाली शक्ति न्यूट्रल पड़ जाती है, पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में पुर्तगाली आए 1961 में, आपने देखा होगा। और अगर ये न्यूट्रल नहीं होते, अपने प्रतिस्पर्धी बने रहते, तो संभव है कि अंग्रेजों ने उठा के फेंक देते, जैसे अन्य शक्तियों को, फ्रेंच को या अन्य शक्तियों को फेंक दिया था। संभव है कि इन्हें भी उठा के फेंक दी थी, क्योंकि वो इतने आगे चल के ताकतवर हो गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1662 में ब्रिटिश राजकुमार 1662 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। जब इन दोनों का विवाह हुआ तो ब्रिटिश और पुर्तगालियों के मध्य एक राजनीतिक रिश्ता एक बड़े स्तर पर बनने लगा था। राजघराने के स्तर पर एक राजनीतिक रिश्ता बनने लगा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1662 में जब ये वैवाहिक संबंध हुआ, इसके बाद उनके रिश्तों में काफी कड़वाहट नहीं रही। 1668 में जो है ना, बम्बई 10 पाउंड वार्षिक किराए पर एक तरह से दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दे दिया था। तब से फिर वहाँ पे अंग्रेजी बस्ती बनने लगी, स्टेब्लिश होने लगी, और इसके बाद वहाँ लंबे समय तक अंग्रेजी बस्ती बनी रही। यहाँ पर जो इनके धर्म परिवर्तन की नीति देखते हैं, देखो फिरंगी के रूप में, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिरंगी अंग्रेजों को तो नहीं कहा गया, बहुत बाद में कहा गया। प्रारंभिक रूप में फिरंगी शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो इन पुर्तगालियों के लिए हुआ है, और पुर्तगालियों को भारतीय लोग कुछ हे दृष्टि से देखते थे, घृणा की दृष्टि से देखते थे। क्यों घृणा की दृष्टि से देखते थे? क्योंकि इन्होंने जो है ना ईसाई धर्म परिवर्तन के लिए यहाँ पे एक कैंपेनिंग चलाई थी, और इनके पादरी जो है ना ये समय समय पर घूमते रहते थे और लोगों को जो है ना, जो गरीब तबके के लोग थे या जो इस प्रकार के लोग थे, उन्हें संदेश देते थे ईसाई धर्म को अपनाने का। इसलिए भारतीय जनता और जो भारतीय जो से गवर्न करते थे, या जो लोग मार्गदर्शन करते थे धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, जो उसको संरक्षित करना चाहते थे, उसका विस्तार करना चाहते थे, इन लोगों की धार्मिक टकराहट हुई। इसलिए हम इनको ये दृष्टि से देखने लगे थे। लूटमार की नीति जो थी, से जो कार्टेज व्यवस्था कहा गया है, ये कार्टेज व्यवस्था भी पुर्तगालियों ने ही स्थापित की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्टेज व्यवस्था के तहत जो है ना, जो यूरोपीय शक्तियों का, अन्य यूरोपीय शक्तियों का जहाजी बेड़ा जो हिंद महासागर से गुजरता था या भारत या पूर्व की ओर आता था, तो ये लोग उससे जो है ना एक कर वसूल करते थे, जिससे कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए अरब लुटेरों के साथ। अब तक हमने ये जाना है पुर्तगालियों के बारे में, इसके बाद जो है ना डच आएंगे। अब तक हमने पुर्तगालियों के साथ ये जाना है कि पुर्तगालियों ने किस प्रकार से भारत के
जो आर्थिक संबंध थे, भारत के जो ट्रेड संबंध थे या भारत के साथ जो ट्रेड संबंध थे, यूरोप के साथ जो ट्रेड संबंध थे, मध्यस्थता का काम किया, यूरोप को भारत के व्यापार के लिए खोल दिया था। आई मीन्स किसी शर्त के आधार पर खोल दिया था। और इसके बाद अन्य यूरोपीय शक्तियां, जब ये पुर्तगाली यहाँ से माल लेके गए, बहुत बड़ी मात्रा में जब यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने लगा जो बने बना प्रोडक्ट का, तो यूरोप की अन्य शक्तियां भी प्रोत्साहित होने लगी और वो भी चाहती थी, जैसे डच, डेन, फ्रेंच या ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी चाहती थी कि धीरे धीरे वो भी पूर्व की ओर व्यापार करें। और इसी संदर्भ में हम डच, फ्रेंच, डेन और ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हैं। हम अगले चरण में डचों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे। आशा है दोस्तों वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो से संबंधित आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।